बार की बात है, सीतापुर नामक गांव में सुरेखा अपनी बेटी अनोखी के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। अनोखी जब 5 साल की थी, तब सुरेखा का पति एक सड़क हादसे में अपनी बेटी और पत्नी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। सुरेखा ने अपने पति की जगह सब्जियां बेच बेच कर अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण किया था। ऐसे ही समय बीत रहा था। अनोखी बड़ी हो चुकी थी और अब वो अपनी माँ के साथ अपनी माँ के कामों में हाथ बटाया करती थी और वो अपनी माँ के साथ सब्जियां भी बेचा करती थी। अरे बिटिया, मुझे 2 किलो गाजर, 1 किलो बैंगन और 2 किलो आलू दे दो। वो बूढ़ी औरत पैसे देकर सब्जियां खरीदकर वापस जा रही थी कि तभी अनोखी उसके पीछे पीछे आती है और उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा जी रुकिए, अम्मा जी रुकिए, आपका पर्स यहीं रह गया। बेटिया, तुम कितनी ज्यादा ईमानदार हो, चाहती तो यह पर्स अपने पास रख लेती। वो बूढ़ी औरत अनोखी की ईमानदारी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो अनोखी की माँ सुरेखा से मिलती है और सुरेखा से अनोखी का हाथ मांगती है। मैं कब से अपने बेटे के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी, लेकिन लगता है अब मेरी तलाश पूरी हो गई। मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी अनोखी से करना चाहती हूँ। क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है? सुरेखा बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसकी बेटी के लिए घर बैठे बिठाए इतना ज्यादा अच्छा रिश्ता मिल गया और उसके पास जो भी जमा पूंजी थी वो अपनी बेटी की शादी में लगा देती है। अनोखी की शादी हो जाती है। सुरेखा जैसे गंगा नहा ली हो, अपनी बेटी की शादी कर कर वो सुकून की सांस लेती है और अनोखी अपने ससुराल आ जाती है। आओ बहू, आओ, डर क्यों रही हो? तुम्हारा ही तो ससुराल है, आ जाओ। अनोखी अपने ससुराल के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसे अपने ससुराल के घर के अंदर जाते हुए डर लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा डर लग रहा है। अरे बहू, क्या सोच रही हो? तुम्हारा अपना ही घर है, अंदर आ जाओ, घबराओ नहीं, आ जाओ। अनोखी डरते हुए अपने ससुराल में पहला कदम रख देती है और जैसे ही वह अपने ससुराल में पहला कदम रखती है, वैसे ही लाइट ऑफ हो जाती है। पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और उसे 2 चमकती हुई आंखें नजर आती हैं जो बहुत ही ज्यादा चमक रही थी और ये आंखें बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ये आंखें देखकर अनोखी की चीख निकल जाती है। अरे नहीं, नहीं, कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन है? ये आंखें कितनी ज्यादा डरावनी है, कितनी ज्यादा खतरनाक है। कौन है यहाँ पर? कौन है? सासू माँ, सासू माँ, आप है ना यहाँ पर? अमित जी, अमित जी, आप कहाँ पर हैं? कोई मुझे सुन क्यों नहीं रहा? कोई है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? अनोखी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो थर थर कांप रही थी कि गृह प्रवेश करते ही घर की लाइट चली गई और ऊपर से अंधेरे में इतनी ज्यादा खतरनाक आंखें चमकती हुई वो डरती नहीं तो और क्या करती। कुछ समय बाद लाइट आ जाती है। सासू माँ, सासू माँ, आप कहाँ चली गई थी और लाइट को क्या हो गया था? सासू माँ, आपको पता है अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक आंखें चमक रही थी। मुझे इस घर में कुछ अजीब सा लग रहा है। पहले बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और उसके बाद लाइट और फिर आंखें। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे अनोखी, डरो नहीं, हमारे घर में एक बिल्ली है। अनोखी का पति ऐसा कहकर बात को टाल देता है, लेकिन पता नहीं क्यों अनोखी को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो अपने रूम में चली जाती है। सुबह हो जाने के बाद वो किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाती है कि तभी उसे एक कमरे में से बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। अमित जी तो सुबह सुबह पार्क चले गए और सासू माँ भी किसी काम से बाहर गई हैं। इस घर में सिर्फ मैं अकेली हूँ। फिर ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन हंस रहा है? अरे हाँ, हंसने की आवाज तो इस कमरे से आ रही है। इस कमरे को खोल कर देखूं। डर तो बहुत लग रहा है। चलो खोल कर देख ही लेती हूँ।
अनोखी जैसे डरते डरते वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसकी सास आ जाती है और वो अनोखी को दरवाजा खोलने से मना कर देती है। अरे अनोखी बहू, यह दरवाजा मत खोलो। सासू माँ, मुझे इस कमरे से बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। बस इसलिए दरवाजे को खोल कर देख रही थी कि कौन है यहाँ पर। अरे बहू, पड़ोस में टीवी वगैरह चल रहा होगा, वहां से हंसने की आवाजें आ रही होंगी। तुम भी ना बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। मुझे नहीं पता था कि मेरी नई बहू इतनी ज्यादा डरपोक निकलेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर डर जाती हो। सासू माँ, तो आप मुझे यह दरवाजा क्यों नहीं खोलने दे रही? अरे बहू, यह कमरा मैं कभी नहीं खोलती, क्योंकि जैसे ही यह कमरा खोलती हूँ वैसे ही मेरा जख्म ताजा हो जाता है। इस कमरे में तुम्हारे ससुर की यादें हैं और जब भी मैं इस कमरे में जाती हूँ मुझे उनकी बहुत याद आती है। अगर तुम फिर भी यह कमरा खोलकर देखना चाहती हो, मेरे जख्म हरे करना चाहती हो, तो कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनोखी को अपनी सास की बात पर विश्वास आ जाता है और वो अपनी सास के आंसू साफ करती है और वो दरवाजा खोलने की जिद छोड़ देती है और किचन में जाकर अपने पति और अपनी सास के लिए नाश्ता बनाती है। रात हो जाती है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं वैसे ही लाइट चली जाती है और 12 बजते ही उसे वह दो आंखें नजर आती हैं जिन्हें देखकर वो डर जाया करती थी। ऐसा उसके साथ 1 महीने तक होता रहा और उसे कमरे से भी जोर जोर से हंसने की आवाजें आया करती थी और वो जब भी अपने पति और सास से इस बारे में बात करती तो वो कोई ना कोई बहाना बना दिया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अनोखी अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाना चाहती हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। कल वापस आ जाऊंगी। अरे मम्मी, जाने दीजिए ना, एक ही दिन की तो बात है। मुझे तेरे बिना रहने की आदत नहीं रही। तू होती है तो घर हरा भरा लगता है। मैं तुझे 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहती, लेकिन तेरा इतना मन कर रहा है तो ठीक है, चली जा, लेकिन कल वापस आ जाना। मायके जाकर ससुराल वालों को भूल मत जाना, ठीक है? अनोखी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसे अपने घर जाने का मौका मिल गया और अब वो घर जाकर अपनी माँ को अपने ससुराल में होने वाली घटनाओं के बारे में बताएगी और वो तैयार होकर अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। अनोखी के जाते ही अनोखी की सास और उसका पति अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो कोई आम इंसान नहीं थे, वह चुड़ैल और भूत थे। तभी अनोखी के साथ चुड़ैल जो बन चुकी थी वो अपने बेटे भूत से कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तूने उसे घर जाने की इजाजत क्यों दी? अगर वो कल अपने घर से वापस नहीं आई तो हमारा पूरा का पूरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। यह तीनों की तीनों अनोखी के सामने बार बार आ रही थी। तुम तीनों ने ऐसा क्यों किया? तुम तीनों उसे रोज क्यों डराती थी? अगर उसे हमारे ऊपर शक हो जाता तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाता। मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। देख, अगर मुझे खून नहीं मिला तो मैं तेरा ही खून पी जाऊंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। तूने कहा था कि तू अपने बेटे की शादी कराकर हमें अपनी बहू का खून पिलाएगी, लेकिन पूरा 1 महीना हो गया, तूने हमें उसका खून नहीं पीने दिया। आखिर कब पीने देगी तू हमें अपनी बहू का खून? हमें खून चाहिए, खून। हाँ, तुम तीनों ये क्या कह रही हो? अब से पहले भी मैंने अपने बेटे की शादी कर कर 3 बहू का खून तुम्हें पिला दिया है, लेकिन इसका नहीं पिला सकती, क्योंकि कल के बाद हम अपना रूप नहीं बदल सकते। मैं अपने शैतान को इसकी बलि चढ़ाकर हमेशा के लिए अमर होना चाहती हूँ और अगर मैं अमर हो गई उसके बाद तुम सबको भी अमर कर दूंगी। थोड़ा सब्र रखो, उसके बाद तुम्हें खून पीने के लिए भी मिल जाएगा। मैं इंसानों को लेकर आऊंगी। बस कल तक और इंतजार करो। उस चुड़ैल की बातें सुनकर उसकी जेठानी, देवरानी और ननंद शांत हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ घर जाकर अनोखी अपने ससुराल में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में एक एक कर विस्तार से अपनी माँ को बताती है। तभी उसकी माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है,
अरे बिटिया, जब तेरा पति और तेरी सास कह रहे हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। तेरा पति और तेरी सास तेरा कितना ख्याल रखते हैं, तुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं, और तू है कि इतने अच्छे ससुराल में कमियां निकाले जा रही है। माँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि मेरा पति और मेरी सास मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। लेकिन फिर भी आप तो उस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। तरह तरह की डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं, खतरनाक खतरनाक, जैसे कोई भूत हो, चुड़ैल हो, कोई मुझे अपने पास बुला रहा हो। पायल की छम 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 ऐसे आवाजें आती हैं। और वो आंखें, मम्मी, उन आंखों के बारे में अगर मैं सोच भी लेती हूँ तो दिन में मुझे तारे नजर आ जाते हैं, बहुत डर लगता है। मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ कुछ गड़बड़ है। और आपको पता है, रोजाना रात को 12 बजे लाइट चली जाती है। माँ, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी अपने ससुराल वापस। मुझे बहुत डर लगता है, मैं यहीं आपके पास रहूंगी। बिटिया, पागल हो गई है क्या? एक तो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, और ऊपर से तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। देख, मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। सुरेखा अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं करती। वो ध्यान ही नहीं देती कि उसकी बेटी क्या कह रही है। उसे लगता है कि अनोखी उससे ज्यादा प्यार करती है, उससे अलग रहना नहीं चाहती, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रही है। और अगले दिन सुरेखा अपनी बेटी को ससुराल भेज देती है। बेचारी को क्या पता था कि वो अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेल रही है। उसका ससुराल आम ससुराल की तरह नहीं है, वो भूतिया ससुराल है। अनोखी अपनी माँ के कहने पर अपने ससुराल वापस आ जाती है, और उसे अपने ससुराल में सब कुछ वैसा ही मिलता है जैसे वो छोड़ कर गई थी। अरे बहू, वापस आ गई? अच्छा हुआ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बहू, आज हमें कहीं घूमने जाना है, अच्छे से तैयार हो जाना। शादी वाला जोड़ा पहना, बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होना, जैसे नई नवेली दुल्हन तैयार होती है, बिल्कुल वैसे ही। सासू माँ, आज क्या कोई नई बात है जो मैं नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हूँ? हाँ हाँ, बहुत ही ज्यादा खास बात है, वो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा। आज तेरा इस भूतिया ससुराल में आखिरी दिन है। आज तेरी बलि चढ़ा दी जाएगी, और उसके बाद मैं और मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। बेचारी अनोखी को क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो अपनी सास की बात मानकर दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है। जैसे ही वो दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है और तैयार होकर अपनी सास के पास आ रही थी कि तभी उसे दोबारा से उस कमरे से आवाजें आती हैं। सासू माँ आसपास नहीं है, ये कमरा खोलकर देख ही लेती हूँ। ऐसा सोचकर अनोखी वह कमरा खोल देती है, और जैसे ही वह कमरा खोलती है उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि 3 चुड़ैल सामने बैठी थी। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वह तीनों चुड़ैल अनोखी को पकड़ लेती हैं। आखिर आखिर तुमने हमें देख ही लिया। अब हम तुम्हारा शिकार कर कर रहेंगे। कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो? मैंने ठीक कहा था, मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लगता था। इस घर में कोई ना कोई जरूर है। सासू माँ, सासू माँ, अमित जी, यहाँ देखिए, इस घर में चुड़ैल है, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। किसे पुकार रही है? अपनी सास और अपने पति को, वो भी हमारी ही तरह है। यह तुम्हारा ससुराल आम ससुराल की तरह नहीं। यह भूतिया ससुराल है। आज तुम्हारी सास तुम्हारी बलि चढ़ाने तुम्हें लेकर जा रही है, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। यह लो, तुम्हारी सास भी आ गई। देख लो अपनी सास का चेहरा। मैंने मैंने तुम तीनों से मना किया था कि इसके सामने मत आना। तुमने अपना असली चेहरा इसे क्यों दिखा दिया? तेरी बहू ने खुद दरवाजा खोला, हम इसके सामने नहीं आए। अब ना सामने आ ही गया है तो क्यों ना हम सब मिलकर इसका खून पी लें। भूतिया ससुराल, तुम सब भूत हो। कोई है, कोई है, मुझे बचाओ,
मुझे बचाओ, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। मैंने माँ से कहा था कि मुझे मेरे ससुराल में कुछ सही नहीं लगता, उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरा मेरा भूतिया ससुराल, मैं भूतों के बीच में रह रही थी। ओह, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अनोखी जोर जोर से अपनी माँ को पुकार रही थी, लेकिन बेचारी की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसका पूरा भूतिया ससुराल उसका खून पीने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेखा को अपनी बेटी की बहुत याद आती है और वो पवित्र जल लेकर उसके ससुराल आ जाती है। अनोखी को बहुत डर लगता है ना, अगर वो यह पवित्र जल अपने घर के चारों कोनों में छिड़क देगी तो उसे डर नहीं लगेगा। सुरेखा ऐसा सोचकर जैसे ही अंदर जाती है तो उसकी भी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी का ससुराल भूतिया ससुराल है और सभी भूत और चुड़ैलों ने उसकी बेटी को चारों तरफ से घेर रखा है। सुरेखा हिम्मत से काम लेती है, उस पवित्र जल को पूरे घर में छिड़क देती है, जिस वजह से वह भूतिया ससुराल जलकर राख हो जाता है और उसके ससुराल के सभी लोग भी सुरेखा अपनी बेटी को सही सलामत बचाकर लेकर आ जाती है। मेरी प्यारी बच्ची, अगर मैं तेरी बात पर विश्वास कर लेती तो तू इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसती। मेरी प्यारी बच्ची, तू इतने समय से भूत और चुड़ैलों के बीच में रह रही थी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी प्यारी बच्ची। सुरेखा अपनी बेटी से मिलकर बहुत ही ज्यादा रोती है और अनोखी भी अपनी माँ से लिपट लिपट कर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। उसके दिल और दिमाग से अपने भूतिया ससुराल का ख्याल निकलता ही नहीं है। बहुत समय बाद अनोखी अपने भूतिया ससुराल को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। दिल्ली में सपना अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। सपना दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में पढ़ा करती थी। वो अभी 7th क्लास में थी। सपना पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सपना और उसके परिवार की जिंदगी खुशहाल चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग जाती है। सपना स्कूल से वापस आती है तो उसका पूरा घर जल चुका था और घर के साथ साथ उसके पिता भी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। मम्मी मम्मी, यह क्या हो गया है? पापा कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रहे। सब ठीक तो है ना? सपना मेरी प्यारी बच्ची, हम बर्बाद हो गए मेरी प्यारी बच्ची। घर बार रुपया पैसा सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा। और तुम्हारे पापा भी हमें छोड़कर जा चुके हैं। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं, हम बर्बाद हो गए। सपना अपनी माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मानो जैसे उसके ऊपर पहाड़ टूटा हो, वो बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। कुछ समय बाद सपना की माँ के पास उसकी बहन का फोन आता है, जो गांव में रहा करती थी। दीदी, यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। आप परेशान मत होइए, आपकी बहन अभी जिंदा है। आप यहाँ गांव में आ जाइए। सपना मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम दिल्ली जैसे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकती। अब हमारे पास पहले जैसा कुछ भी नहीं है। अब हमें गांव में रहना होगा। सपना बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और वो अपनी माँ से एक शब्द नहीं कहती और वो गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है। सपना और कावेरी दोनों माँ बेटी गांव आ जाती है। कावेरी की बहन कमला अपनी बहन का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। कावेरी दीदी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम दोनों बहन एक साथ हंसी खुशी यहाँ रह सकते हैं। सपना सपना, यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हें अपनी ड्राइंग दिखाती हूँ। तुम्हें पता है मुझे ड्राइंग में एक्सीलेंट मिला। ये देखो, ये मैंने पहाड़ बनाया और ये झील बनाई। अच्छी लग रही है ना? तुम्हें ड्राइंग में कभी एक्सीलेंट या फिर गुड मिला है? मुझे तो हमेशा मिलते रहते हैं। देखो मेरी हैंड राइटिंग भी कितनी अच्छी है, मुझे हैंड राइटिंग पे भी गुड मिलता है।
सच में सितारा, तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये पहाड़ और झील बहुत सुंदर बनाए हैं और तुम्हारी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है। तुम्हें गुड और एक्सीलेंट तो मिलना ही था। मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी तुम्हारी है। मुझे कभी गुड नहीं मिला, लेकिन मेरी टीचर्स हमेशा मेरी बहुत तारीफ करती थी क्योंकि मेरी मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छी थी। क्या बात कर रही हो? तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है और तुम मैथ में भी अच्छी हो। वाह भाई वाह! मेरी क्लास में तो किसी को जमा घटा गुणा भी नहीं आती और इंग्लिश इंग्लिश तो पढ़नी आती ही नहीं है। थोड़ी बहुत मैं पढ़ लेती हूँ। देखो तो कावेरी बहन दोनों कैसे बहनों की तरह आपस में बातें कर रही हैं। इनकी बातें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सपना, सितारा, खाना खा लो बच्चों। स्कूल की बातें बाद में कर लेना। और सितारा, अब सपना कहीं नहीं जाने वाली, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी और अब तो तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में पढ़ने भी जाएगी। सच में माँ, आप सच कह रही हैं? सपना मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ेगी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सितारा बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसकी मौसी की बेटी सपना उसके साथ उसके स्कूल में पढ़ेगी। सितारा सपना दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। अगले दिन सपना का एडमिशन सितारा के स्कूल में हो जाता है। गुड मॉर्निंग क्लास, सिट डाउन। चलो अपनी हिंदी की बुक निकालो। मैम, आज हमें इंग्लिश पढ़ा दीजिए। आप तो हमें कभी इंग्लिश पढ़ाते ही नहीं है। जब देखो हिंदी पढ़ाती रहती है। हमें इंग्लिश पढ़ा दीजिए, हमें इंग्लिश सीखनी है। मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगी। तुम जैसे देहाती गांव के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी? चुपचाप जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ते रहो। तुम कभी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। गांव के देहाती इंग्लिश सीखेंगे? मैम, जब तक आप इंग्लिश सिखाओगे नहीं तब तक इन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी आएगी कैसे? आपको इन बच्चों को इंग्लिश सिखानी चाहिए क्योंकि यह आपका कर्तव्य है। ओह अच्छा, तो तुम न्यू एडमिशन जो दिल्ली से यहाँ पढ़ने आई हो, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बन के रहो। मेरी टीचर बनने की कोशिश मत करो। मैं टीचर हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं पागल नहीं हूँ जो इन्हें इंग्लिश सिखाने में अपना सर खपाऊंगी। ये गांव के देहाती बच्चे हैं, इन्हें इंग्लिश पढ़नी कभी नहीं आएगी। हिंदी पढ़ रहे हैं, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं मैम, आप अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती। आपका कर्तव्य है कि सभी बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना और जब तक आप इन्हें पढ़ाएंगी नहीं, समझाएंगी नहीं, तब तक इन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी कैसे आएगी, कैसे समझ में आएगी। अगर इंग्लिश थोड़ी टफ है तो इन्हें इजी करके समझाइए ना, लेकिन इन्हें इंग्लिश पढ़ाइए। सपनों, सपनों, चुप हो जा। तुझे पता नहीं है तो किससे पंगा ले रही है? ये बहुत ज्यादा खतरनाक टीचर है, इनसे पंगा मत ले। अगर ये तेरे पीछे पड़ गई तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। चुप हो जा। सितारा, तो चुप हो जा। निहारिका मैम, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाना होगा वरना मैं आपकी शिकायत प्रिंसिपल मैम से कर दूंगी। सपना का बस इतना कहना था। निहारिका मैम सपना के पास आती है और बाल खींचते हुए उसे सेकंड फ्लोर पर लेकर आ जाती हैं। निहारिका मैम, निहारिका मैम, मेरे बाल छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बाल छोड़िए। ऐसा मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने सही तो कहा था। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप बच्चों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती। आप उन्हें मारती हैं, पीटती हैं, क्यों? आपको किसने अधिकार दिया स्टूडेंट्स की पिटाई करने का? तुझे अभी पता नहीं है कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक टीचर हूँ। मेरे सामने किसी का एक बोल नहीं निकलता और तू पूरी स्पीच सुना रही है। आज तो मैंने तेरी बकबक सुन ली है, आज के बाद मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। और अगर तूने दोबारा से मेरे सामने जबान खोलने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तू और तेरी बहन इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं बचेंगी। फाइनल एग्जाम के नंबर मेरे हाथ में होते हैं। तुम्हारे माता पिता फीस जमा कर 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 थक जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें इस क्लास से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। इसलिए चुपचाप अपनी जबान अंदर रखना और जब तक छुट्टी नहीं हो जाएगी तब तक यहीं खड़ी रहना। आए बस समझ में?
ऐसा कहकर निहारिका मैम वहां से चली जाती हैं और बेचारी सपना, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसकी इतनी ज्यादा पिटाई होती है और वो पूरे टाइम सेकंड फ्लोर पर एक क्लास के बाहर खड़ी रहती है। तभी सपना को किसी की आवाज आती है। A for apple, B for boy, C for cat, D for dog। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? नहीं तो ठीक है, मैं दोबारा से समझाती हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? सारे रूम बंद हैं, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? सेकंड फ्लोर पर तो सितारा ने बताया कि कोई क्लास नहीं होती, फिर यहाँ किसकी आवाज आ रही है? कौन पढ़ा रहा है? अरे हाँ, ये आवाज तो इस क्लास से आ रही है। अंदर जाकर देखती हूँ कि यहाँ कौन पढ़ रहा है। सपना वह क्लास खोलकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर कोई आम इंसान नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो भूत थे, और एक लड़की जो सपना की ही उम्र की थी, वो उन्हीं सब बच्चों को पढ़ा रही थी, और वो भी खून में लहू लुहान थी, भूत बनी हुई थी। यह देखकर उसकी चीख निकल जाती है। आ, नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है? ये भूतिया क्लास, यहाँ भूतों की क्लास हो रही है। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सपना भूतिया क्लास देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि यहाँ पर भूतों की क्लास चल रही है। सपना उल्टे पैरों भाग जाती है। वो निहारिका मैम, निहारिका मैम, सेकंड फ्लोर पर भूतों की क्लास चल रही है। एक मेरी उम्र की बच्ची यूनिफॉर्म में बच्चों को पढ़ा रही थी, कह रही थी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। भूतिया क्लास चल रही है, भूतिया क्लास चल रही है सेकंड फ्लोर पर। निहारिका मैम, सपना पागल हो गई हो क्या? लगता है पिटाई का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है, इसलिए पागलों जैसी बातें कर रही हो। सेकंड फ्लोर पर कोई क्लास नहीं चल रही, वहां की सारी क्लासेस बंद हैं, और आज से बंद नहीं है, पूरे 4 साल से बंद है। ओह, अब समझी, तुम बच्चों को गुमराह करने के लिए, बच्चों को डराने के लिए ये सब कह रही हो ना? निहारिका मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने सच में भूतों को देखा। छोटे छोटे मासूम बच्चे भूत बने बैठे थे, और मेरी ही उम्र की लड़की उन्हें पढ़ा रही थी, स्कूल यूनिफॉर्म में थी। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। चलिए मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सेकंड फ्लोर पर भूतों की क्लास चल रही है। निहारिका मैम और किसी भी स्टूडेंट्स को सपना की बात पर विश्वास नहीं होता। सपना सभी को सेकंड फ्लोर पर लेकर जाती है और वो क्लास खोल कर दिखाती है जहाँ पर भूतिया क्लास चल रही थी, लेकिन अब वहां पर कुछ भी नहीं था। कहाँ है भूतिया क्लास? कौन है यहाँ पर? कोई भी तो नहीं है। मुझे बेवकूफ बना रही थी ना, मुझे बेवकूफ बना रही थी ना। तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। निहारिका मैम, सपना की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, इसे माफ कर दीजिए। आज के बाद ये आपके सामने झूठ नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं कहेगी, इसे माफ कर दीजिए। सितारा सपना की तरफ से माफी मांगती है। छुट्टी हो जाने के बाद सपना सितारा से कहती है, सितारा यार, तो मेरी बात का विश्वास कर, मैं सच कह रही हूँ। मैंने वहां पर भूतिया क्लास देखी थी, वो कोई मामूली बच्चे नहीं थे, भूत थे, और वो भूतों की ही क्लास थी। मेरी बात का विश्वास कर। सपना देख, आज तो तूने ये बातें कर दी है, आज के बाद दोबारा से ये बातें मत करना। और हमारे स्कूल में कोई भूत वूत नहीं है, कोई भूत की क्लास नहीं चलती। ये तो कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही है। लगता है निहारिका मैम ने तेरे को ज्यादा ही पिटाई कर दी। देख, अपना संतुलन मत खो। सपना, अगर तुझे इस स्कूल में पढ़ना है तो चुपचाप पढ़ाई करती रहे, और निहारिका मैम के सामने दोबारा से इस तरह से बातें मत करना, वरना इससे भी ज्यादा पिटाई खानी पड़ेगी। सपना समझ जाती है कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, कि उसने स्कूल में भूतिया क्लास देखी है, भूतों को देखा है, और अब वो किसी से कुछ भी नहीं कहती, और निहारिका मैम के सामने भी बिल्कुल भी नहीं बोलती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सपना सोचती है क्यों ना वो दोबारा से सेकंड फ्लोर पर जाकर देखे। जैसे ही वह सेकंड फ्लोर पर जाती है तो उसे दोबारा से वही आवाज आती है,
मुझे तो दोबारा से ये आवाजें आ रही हैं। क्या करूं? दरवाजा खोलकर देखूं? अगर भूतों ने मुझे मार दिया तो? डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन एक बार जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर सपना दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे दोबारा से वह भूतिया बच्चे पढ़ते हुए नजर आते हैं। सपना यह देखकर दोबारा से बहुत ही ज्यादा डर जाती है। डरो नहीं, डरो नहीं, हम तुम्हें नजर आ रहे हैं। इसका मतलब तुम ही हो जो हमें मुक्ति दिला सकती हो। हम तुम्हें नजर आ रहे हैं, तुम हमें मुक्ति दिला सकती हो। मुक्ति? ये तुम क्या कह रही हो? और तुम मुझे ही नजर क्यों आती हो और किसी को क्यों नजर नहीं आती? और तुम्हें किससे मुक्ति चाहिए? उस दुष्ट निहारिका टीचर ने हमें बेरहमी से मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनसे ये कहते थे कि वो अच्छा नहीं पढ़ाती। मेरी माँ मेहनत मजदूरी कर कर मुझे पढ़ाती थी और यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं होती थी। मैं बस उनसे ये कहती थी कि मैम, आपका कर्तव्य है कि हम बच्चों को शिक्षा देना, ना कि यहाँ पर आकर गप्पे लड़ाना, फोनों पर बातें करना। और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे बेरहमी से मारा और मुझे इस रूम में बंद कर दिया। तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई। और उनका ये अत्याचार रुका नहीं, एक के बाद एक बच्चे के ऊपर अत्याचार करती रही। जो भी बच्चा शैतानी करता, उनकी बात नहीं सुनता, तो वो उसी तरह से मारती जिस तरह से मुझे मारा। हम सबको मुक्ति चाहिए, हम सबको मुक्ति चाहिए। अब तुम क्या चाहती हो? मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? उस दुष्ट टीचर की मौत से ही हमें मुक्ति मिलेगी। हम यहाँ पर बहुत समय से भटक रहे हैं। तब से मैं इन बच्चों को पढ़ा रही थी जो मुझे पढ़ाना आता था। यहाँ पर बहुत ही क्लास चल रही थी, लेकिन अब हमें मुक्ति चाहिए। हमें मुक्ति दिला दो। उस दुष्ट निहारिका की मौत से हमें मुक्ति मिल जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी। उस दुष्ट टीचर को सजा मिलनी चाहिए। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो न जाने कितने और मासूम बच्चों की बलि चढ़ा देगी। मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलाऊंगी। सपना ऐसा कहकर भूतिया क्लास के सभी भूतों से वादा कर कर बाहर आ जाती है और निहारिका मैम को धोखे से वहां पर लेकर आ जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। नैना, नैना, तुम भूत बन चुकी हो। देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम इस तरह से नहीं मानना चाहिए था। मैं तुमसे और इन सभी बच्चों से माफी मांगती हूँ। मुझसे गलती हो गई। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। निहारिका उन सभी भूतिया बच्चों के सामने बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाती है, रोती है, लेकिन वो अपनी मौत का बदला लेकर ही रहते हैं। उसे तड़पा तड़पा कर मार देते हैं और उन सभी भूतिया बच्चों को मुक्ति मिल जाती है। और उसके बाद सपना प्रिंसिपल मैम को सब सच बता देती है, जिसे सुनकर उन्हें भी बहुत दुख होता है और वो सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर कर कहती हैं, प्यारे बच्चों, तुम्हें दोबारा से किसी का अत्याचार सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो तुरंत मुझे आकर बताना, ठीक है? प्रिंसिपल मैम सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझा देती हैं और सपना की भी बहुत तारीफ करती हैं। क्या बात है सपना, तू तो पूरे स्कूल में छा गई। वैसे तेरे अंदर बहुत हिम्मत है कि तू दोबारा से भूतिया क्लास के अंदर चली गई और तूने उन मासूम भूतों को मुक्ति भी दिलाई। सितारा भी सपना की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है और अब दोनों बहनें एक साथ पढ़ाई करती। सपना सितारा को इंग्लिश और मैथ दोनों का ही ट्यूशन दे रही थी।